स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए अपना उत्तराखंड में सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर आज की। दिल्ली के चाणक्यपुर में बने उत्तराखंड निवास का आज उद्घाटन किया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों इसका उद्घाटन किया जाना है। चाणक्यपुरी में बनकर तैयार है उत्तराखंड निवास। सीएम धामी आज उद्घाटन करने जा रहे हैं इस निवास का। राज्य के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन में शामिल होने के लिए यहाँ पर मुख्य सचिव के साथ ही कई अधिकारी भी दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ संदीप पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। संदीप, ये बहुत बड़ी जरूरत आप कह सकते हैं और अब उत्तराखंड निवास बनकर दिल्ली के चाणक्यपुरी में तैयार ही है, तो इसका आज उद्घाटन भी किया जाना है। अब आप बता दीजिए कि उद्घाटन कितने बजे शुरू होगा, कौन कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में दिखने वाला है और तैयारियां कितनी पूरी कर ली गई हैं? यहाँ पे उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी आ चुके हैं। जो मैरिज से तो तस्वीरें आप तक पहुंचे आ रही हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, हर राज्य का अपना निवास बना होता है। उत्तराखंड का भी ये निवास बनकर तैयार हो चुका है, जो आने वाले समय में आप देखेंगे काफ़ी ज़रूरी साबित होगा। जैसे दिल्ली मेहमान पहुंचा करेंगे या प्रदेश के अधिकारी पहुंचा करेंगे, तो ऐसे में इसका उद्घाटन आज होने जा रहा है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो कार्यक्रम की तैयारियां कितनी पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद नजर आने वाले हैं उद्घाटन करने के लिए? देखिए, कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी हैं, धन सिंह रावत हैं और तमाम सांसद और विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यहां पे आगमन होने वाला है। इसके बाद लोकार्पण किया जाएगा। आपको पता होगा उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इसी अवसर पर उत्तराखंड निवास का यहाँ पे लोकार्पण होने जा रहा है। और यहाँ पे नैनीताल की विधायक हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम विधायक और सांसद यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आने और इसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आकर यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पूजन अर्चन भी होगा और साथ ही रजत जयंती वर्ष का रोड मैप क्या होगा, उत्तराखंड 25 साल का होने जा रहा है, इसका रोड मैप क्या होगा, एक साल के टारगेट क्या होंगे, इसकी भी जानकारी साझा करेंगे। ठीक है संदीप, आप वहां पर जो मेहमान इस समय मौजूद हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देखिए यहाँ पर मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे की जानकारी के लिए आपसे और जुड़ेंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं सीएम धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर भी रहने वाले हैं। सीएम धामी दोपहर 2:30 बजे उत्तरकाशी पहुंचेंगे। सीएम धामी कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। साथ ही सीएम धामी काशी विश्वनाथ और शक्ति मंदिर भी जाएंगे, जहां पूजा पाठ का कार्यक्रम है। उत्तरकाशी में मंगलवार देर रात गेवला जसपुर गांव के पास में एक ट्रक सड़क हादसे का शिकार हो गया। ये ट्रक सड़क के नीचे मकान की छत पर जा गिरा। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई और आप ये देखिए, ड्राइवर के शव को ट्रक को काटकर बाहर निकाला गया है। ड्राइवर का शव इतनी बुरी तरह से ट्रक के अंदर फंसा। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस ट्रक को भी घर की छत से हटाया गया। साथ ही ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया। जोशीमठ के हेलेंग में सोमवार रात को अलकनंदा नदी एक नदी में जा गिरी। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज अस्पताल में जारी है। शख्स का यात्री लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। हादसे के वक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे और ये लोग स्थानीय बताए जा रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं अल्मोड़ा के मरचुला में हुए बस हादसे पर परिवहन विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। पूरी कर ली है जांच। ज्वाइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट्स ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। हादसे में आपको बताएं, जो हादसे की वजह बताई गई है वो गाड़ी के ओवरलोडेड होना वजह बताई गई है।
जिस जगह पर यह हादसा हुआ है रोड वहां पर पूरी तरह से साफ था, एक गड्ढा भी उस रोड पर नहीं था, इस वजह से गाड़ी का टायर गड्ढे में गया है और बस की कमानी टूटी है। कमानी टूटने से गाड़ी खाई में पलट गई है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि सड़क पर क्रैश बैरियर भी नहीं थे। जॉइंट कमिश्नर सनत कुमार ने ये रिपोर्ट तैयार की है और सौंपी है। अल्मोड़ा के मरचुला में हुए सड़क हादसे की वजह से अब देखिए हर तरफ यही चिंता बनी हुई है कि इस तरह के सड़क हादसों को कैसे रोका जाए। ये जो सड़क हादसा हुआ है इसकी वजह ओवरलोडिंग और स्पीड को बताया गया है। वहीं ब्लैक स्पॉट और डेंजर जोन भी इसके पीछे वजह बताए जा रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशे जाने बाकी हैं। सवाल उस पुलिस और प्रशासन पर भी है जो हमेशा से हादसों के बाद रिपोर्ट बनाते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर पाते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का सड़क हादसों के साथ पुराना नाता रहा है। हर दिन सड़क हादसों में औसतन 2 से 3 लोग प्रदेश में अपनी जान गंवाते हैं। आलम यह है कि बीते 3 सालों में उत्तराखंड में 3800 से ज्यादा सड़क हादसों में 2700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीड ओवरलोडिंग बनी है। मरचुला हादसे की वजह भी ओवरलोडिंग ही बताई जा रही है, लेकिन कई चौकी और बैरियर से गुजरने के बाद भी बस को किसी ने भी नहीं रोका। लिहाजा बड़ा सवाल पुलिस या तंत्र पर भी खड़ा हो रहा है। अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है। कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफी पुराना है, तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीजें स्टीयरिंग वगैरह वो उतने अच्छी हालत में नहीं होती, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। सर गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी को काबू नहीं कर पाया, वो आवाज आई गाड़ी में और उसके बाद सीधे गदेरे में निकल गई गाड़ी। राज्य में करीब 178 ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, तो 600 से ज्यादा डेंजर जोन हैं, जो कि हर वक्त हादसे को न्योता दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मामला सिर्फ रिपोर्ट से आगे बढ़ नहीं पाता। हर हादसे के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन उस पर अमल शायद ही कभी होता है। पूरा तंत्र और पूरा विभाग इसमें जिम्मेदार है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तो इसके लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए, विभाग को गंभीर होना चाहिए, उसको संवेदनशील होना चाहिए और सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। परिवहन विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी सफर को सुरक्षित बनाना है और त्योहारों के मौसम में यही जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मरचुला हादसे ने पुलिस और परिवहन विभाग के दावों की पोल खोल दी है और इन्हीं 2 विभागों पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से सतेंद्र बर्तेवाल और अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। सोमवार को हुए भीषण बस हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत होगी। कथित तौर पर खुशी जाहिर करने की शिकायत को लेकर पौड़ी गढ़वाल के लोगों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। दुमाकोट पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक रामनगर के रहने वाले मोहम्मद आमिर नाम के एक शख्स ने अपने फेसबुक स्टेटस पर दुर्घटनाग्रस्त बस की फोटो के साथ हैप्पी दिवाली का स्टिकर लगाया। इसके बाद से ही सोशल मीडिया, रामनगर और पौड़ी गढ़वाल में स्थानीय लोगों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर कारोबारी है जो कि रामनगर और आसपास के इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है और इसके खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे ने एक बार फिर से प्राइवेट बस ऑपरेटरों की मनमानी और रोडवेज के मिसमैनेजमेंट को सवालों में ला दिया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोगों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक परिवहन निगम रोडवेज का गठन किया गया था, लेकिन उत्तराखंड रोडवेज बसों की कमी से जूझ रहा है और प्राइवेट बस ऑपरेटर उसकी जगह ले रहे हैं। हालात ये है कि पहाड़ों में जहां सबसे ज्यादा रोडवेज की बस सेवाओं की जरूरत है, वहां सबसे कम बसें संचालित हो रही हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों में 198 रूटों पर रोडवेज की बसें संचालित हो रही हैं, जबकि यहां अभी भी 229 अन्य रूट्स पर बस सेवाओं की कई सालों से डिमांड हो रही है। उत्तराखंड परिवहन को पर्याप्त
बसें नहीं दी जाएंगी सरकार की ओर से, तब तक इन दुर्घटनाओं को आप कम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो चालक हैं वो बड़े अच्छी ट्रेनिंग लेके, और विभाग के अंदर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको गाड़ी का स्टीयरिंग थमाया जाता है। प्राइवेट की स्थिति अलग है, और हमारी गाड़ियों का एक अपना मानक है कि अब हालात की इंतहा समझिए। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जिलों में ना तो रोडवेज का डिपो है और ना ही कोई बस अड्डा। रोडवेज के पास 1363 बसों का बेड़ा जरूर है, लेकिन पहाड़ के रूट पर इनमें से सिर्फ 361 बसें ही चल रही हैं। इसके लिए बड़ी आबादी जान जोखिम में डालकर प्राइवेट बसों में यात्रा करने को मजबूर है। लेकिन आज भी 4 जिले ऐसे हैं जहां परिवहन निगम के डिपो ही नहीं बन पाए हैं। जैसे हमारा उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी जिले, यहाँ पे आज तक हम बस स्टेशनों की स्थापना नहीं कर पाए। वहां की जनता को हम परिवहन निगम के माध्यम से जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ भी नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे अगर परिवहन निगम के बस अड्डे बनते, नई बसें इनको मिलती, तो जरूर हमारी पहाड़ की जनता को भी इसका लाभ होता। अब इस पूरे हालात के पीछे रोडवेज का मिसमैनेजमेंट है। 2 साल से रोडवेज ने 130 बसों को खरीदने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर 2024 में जाकर काम हो पाया। अभी भी इनमें से 40 बसें ही सड़कों पर उतर पाई हैं। पिछले 8 महीने से 175 और बसों को खरीदने का प्रस्ताव भी शासन में धूल फांक रहा है। लिहाजा बसों के इस भारी अभाव को प्राइवेट बस ऑपरेटर पूरा कर रहे हैं, जो कि मनमाना किराया तो वसूल ही रहे हैं, साथ ही लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। पहाड़ के लिए एक अच्छी खबर आपको बताते हैं कि दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा की फाइनली शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार की एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर 7 नवंबर से दिल्ली से पिथौरागढ़ की फ्लाइट शुरू करने जा रही है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली से पिथौरागढ़ का किराया सिर्फ 2500 रुपए रखा गया है। हफ्ते में 3 दिन अलायंस एयरलाइंस की ये फ्लाइट दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच उड़ान भरेगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दिल्ली पिथौरागढ़ के बीच में उड़ान होगी। इससे सुबह 9:20 पर दिल्ली से फ्लाइट जाएगी, तो वहीं फ्लाइट सुबह 11:15 बजे पिथौरागढ़ से वापस दिल्ली भी आएगी। पूरा सफर 1.25 घंटे का होगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट के बीच में ये फ्लाइट चलेगी, और इसके लिए अलायंस एयर की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रामनगर में बाघ ने एक महिला पर अटैक कर दिया। बाघ के हमले में महिला जिसकी मौत हो गई है, गांव वालों में इस मौत के बाद आक्रोश है। 6 महिलाएं जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इसी दौरान एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, उसे झाड़ियों में खींच कर ले गया। जब तक लोगों को पता लगा इस बारे में, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कॉर्बेट प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है। कॉर्बेट की टीम के साथ ही स्थानीय लोगों ने सर्च अभियान चलाया और झाड़ियों से महिला का शव बरामद किया। बनाई और इतने में थोड़ी झाड़ी में वो अपने सिर में रखने के लिए काटने गई होगी, उसे शेर ने पकड़ा ले गया शेर। अब ये बेचारे हल्ला करते हुए 5 लोग बचे, ये हल्ला करा इन्होंने, वो कहाँ पहुँचा दिया। अब इतने में ये घर आए। अब सब लोगों को इकट्ठा करो तो फिर हमें ढूंढने गए, हल्ला बुल्ला करके बहुत दूर, फिर तो खींची ले गया उधर को। 4-5 महिलाएं जंगल में घास काटने गई और उनमें से एक ने बाघ ने हमला किया और बाकी वहां से भाग निकले, और इसमें उस महिला की मृत्यु हो गई है। ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये घटना जो हुई है जाड़े के समय बढ़ जाती है, एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट जो है, तो बिना वजह आप फॉरेस्ट में ना चलो। और ये बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि इस बार सर्दियों का एहसास आपको थोड़ी देरी से हो सकता है। इसका कारण है पोस्ट मॉनसून काल में कम बारिश का होना। अक्टूबर से दिसंबर का समय पोस्ट मॉनसून काल का होता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम चौहान का कहना है कि अक्टूबर में इस बार 91% कम बारिश हुई है। अक्टूबर में आमतौर पर 31 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस बार मात्र 3 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। नवंबर में आमतौर पर बारिश सबसे कम होती है। फिलहाल इस हफ्ते भी बारिश के कोई आसार नहीं है, जिसके चलते अक्टूबर में भी इस बार तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक ज़्यादा रहा है। नवंबर में भी सुबह शाम अगर आप छोड़ दें तो तापमान के इसी तरह के बने रहने के आसार हैं मौसम विज्ञान की तरफ से।
आगे फिर दिख नहीं रहा है। तो आगे अगर मैं बात करूं कल के बाद, तो करीब वीक भर और 10 डेज जो है कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही। पिछले मंथ में भी देखेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट वो ड्राई गया है, करीब 3 mm के आसपास हमको रेन मिली है, जबकि नॉर्मल हमको 31 mm के आसपास अक्टूबर में रेनफॉल मिलनी चाहिए। तो एज ऑन डेट तक भी जो है, जो अगर देखें इस सीजन का जो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक का पीरियड है, जिसको कि पोस्ट मानसून सीजन हम बोलते हैं, तो इसमें अभी तक जो डेफिशिएंसी है वो -91% है रेनफॉल की। तो जब आपकी रेनफॉल कम मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो तापमान है वो ज्यादा रहने वाले हैं। तुंगनाथ भगवान की डोली जब अपने शीतकालीन प्रवास स्थल पर पहुंच रही थी, तब अचानक से यहाँ पे तुंगनाथ भगवान जी तृतीय केदार मकुमठ गांव के ऊपर भगवान तुंगनाथ की शक्ति भी देखी गई। परंपरा के अनुसार जिस पौराणिक मार्ग से तुंगनाथ भगवान की डोली गुजरती थी, उस रास्ते पर वन विभाग के द्वारा टेंट लगा दिए गए और रास्ता बंद हो गया। ऐसे में तुंगनाथ भगवान नए रास्ते से जाने से मना कर रहे हैं। कम से कम 4 घंटे तक तुंगनाथ भगवान की डोली इसी स्थान पर रुकी रही। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भगवान तुंगनाथ की शक्ति को मान रहे हैं ये ऐसा लोग, और आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। भगवान ने अपने क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण का भी विरोध प्रकट किया है। सोमवार को तुंगनाथ भगवान के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। मंगलवार को डोली हक्कुमठ गांव में शीतकालीन प्रवास के लिए आ रही थी। मुक्केबाज दिवाली थापा में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर नैनीताल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बीच आपको बताते हैं कि लोगों ने पहाड़ की गोल्डन गर्ल दीपाली थापा ने जब एशियन बॉक्सिंग चैंपियन सब जूनियर में देश के लिए गोल्ड जीता, तो नैनीताल शहर की इस चमक को दुनिया ने देखा। गोल्डन गर्ल के सम्मान में नैनीताल में आयोजित समारोह में लोगों ने दिल खोलकर बेटी का स्वागत किया। तो वहीं पहाड़ की इस बेटी ने भी ओलंपिक में अगला गोल्ड लाने का दावा कर दिया। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जब मैंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता, और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे फ्यूचर में मैं इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और इंडिया के लिए गोल्ड जीतना चाहती हूँ। और जहाँ तक दीपाली की बात है, उसको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। पार्टनर की कमी भी रही उसको, क्योंकि बॉक्सिंग में पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं मॉर्निंग के टाइम में उसका पार्टनर बनकर, जो बाइक चलाने वाला जो हेड गार्ड होता है उसको पहनकर मैंने उसके साथ पार्टनर बना उसका, और उसका भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा। उसने पूरा इंटरेस्ट लेके बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करी, और जिसका रिजल्ट आप सबके सामने। दरअसल नैनीताल में बिना बॉक्सिंग रिंग के दीपाली ने देश के लिए मेडल जीत लिया है, जिसके बाद दीपाली ने पहाड़ के युवाओं को प्रेरणा भी दी है। हालांकि कई सालों से फ्लैट्स मैदान में आज तक बॉक्सिंग रिंग कागजों में बन रही है, लेकिन अब प्रशासन जल्द फ्लैट्स मैदान में बॉक्सिंग रिंग को पूरा करने की बात कर रहा है। जी, दीपाली को मैं पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, और उसके माध्यम से सभी लोगों को हम ये संदेश भी देंगे कि बच्चे जो है नशे और इस तरह की आदतें जो हैं उनको छोड़ें, इस तरह की प्रवृत्तियों को छोड़ें, और माँ बाप भी ध्यान दें और खेल गतिविधियों में बच्चों को। भूमि के चयन की में कुछ समस्याएं होने की वजह से प्रोजेक्ट हो नहीं पाया था, तो उसमें अभी भी ऑल्टरनेट प्लेसेस पर हमारी बात हुई है। उसका एक स्ट्रेंथ का टेस्ट हमने कराना है, और उसमें लगभग सभी लोग अग्री हैं। अगर तकनीकी रूप से उचित पाया जाता है तो हम जल्दी ही बॉक्सिंग रिंग वाला काम शुरू करवा देंगे। बहरहाल नैनीताल ने देश को कई खिलाड़ी दिए, अब पहाड़ की बेटी ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया है। अगर यहाँ खेल सुविधाएं मिले तो देश को कई गोल्डन गर्ल और गोल्डन बॉय मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जोशियाड़ा झील में नौकायन, राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जोशियाड़ा झील में बड़े स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गढ़वाल के ऐतिहासिक 52 गढ़ एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग इसके
जीर्णोद्वार का प्लान तैयार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भावी पीढ़ी के साथ ही देश दुनिया के लोग इन गढ़ों के इतिहास से रूबरू हो सकेंगे। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 52 गढ़ों के अवशेष अब बचे भी हैं या नहीं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक दौर में 52 अलग अलग क्षेत्र थे और हर क्षेत्र में एक शासक बैठता था जिसे राजा कहते थे। राजाओं के इन गढ़ों को आज 52 गढ़ी के रूप में जाना जाता है। इन गढ़ों किलों के अवशेष आज भी गढ़वाल के कई इलाकों में पाए जाते हैं, जिन पर अब जाकर पर्यटन विभाग की नजरें इनायत हुई हैं।